हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किए जाने वाले एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। यूजुअली ये टेस्ट जो है गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इन दी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। साथ ही ये भी कहना है कि ये जो टेस्ट हैं काफ़ी कॉस्टली हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 टू 20,000 के करीब इसकी प्राइसिंग है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लैब्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि ये एनआईपीटी टेस्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसके क्या फायदे हैं, कराना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये एनआईपीटी टेस्टिंग क्या है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एनआईपीटी टेस्टिंग जो है नॉन इन्वेजिव लेबोरेटरी टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिस्क ऑफ द फीटस बीइंग बोर्न विद द एन्यूप्लॉइडीज ऑफ द सर्टेन क्रोमोसोम। राइट, तो इससे हम लोग पहला तो है कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट। नॉन इन्वेजिव करने का मतलब यह है कि कोई भी सैंपल लेने के लिए हमें एमनियोटिक फ्लूइड को टच करने की जरूरत इसमें नहीं है। राइट, सिंपली हम लोग वेन से ब्लड इसमें ले सकते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम है नॉन इन्वेजिव। यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग फीटस के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करते हैं, जिससे कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो बच्चा गर्भ में है उसकी क्रोमोसोम्स का स्टेटस को जान सके कि उसमें एन्यूप्लॉइडीज है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एन्यूप्लॉइडीज क्या होती है। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडीज क्या होता है कि एक तरह का ये एबनॉर्मलिटी है, या बोले एक प्रकार का क्रोमोसोमल एनामोली है, जिसमें कि या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो सकता है या तो एक क्रोमोसोम कम हो सकता है। तो उसके इस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, दो तरीके का है, मोनोजोमी और ट्राइजोमी। मोनोजोमी जिसमें कि एक क्रोमोसोम कम रहेगा, दैट इज जैसे कि हो सकता है टर्नर सिंड्रोम। एन्यूप्लॉइडीज में जो ट्राइजोमी वाला पार्ट है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपका 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, 13 नंबर क्रोमोसोम जो है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। उसके अलावा जो है सो टाउ सिंड्रोम होता है, जिसमें कि 18 क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा हो गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये कैरियोटाइप है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स को डिनोट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो 21st क्रोमोसोम है, दैट इज दिस वन इज 21st में देख सकते हैं दो के जगह पे 3 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 21st में आप देख सकते हैं ये जो दो है उसके जगह पे कितने हैं, 3 क्रोमोसोम्स है। तो ये हो गया ट्राइजोमी 21st, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। राइट, अब देखते हैं कि एनआईपीटी में बेसिकली हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सैंपल लिया वो तो ब्लड लिया, तो ब्लड में ऐसा क्या है जिससे कि हम फीटस का क्रोमोसोम का स्टडी कर पाते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेल फ्री डीएनए। तो जैसे कि बेबी जब मदर के यूट्रस में होता है तो वहां पे ट्रोफोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वियर एंड टीयर, या बोले तो कंटिन्यूअसली बन रहा है और टूट रहा है, जो कि टूटता किस कारण से, तो एपोप्टोसिस के कारण, दैट इज द प्रोग्राम सेल डेथ के कारण जो है सो वो सेल टूटता है। और जब वो सेल टूटता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका भी ब्रेकडाउन होता है, और वो जो ब्रेकडाउन होता है उसके बाद उसमें से उसका डीएनए जो है सो फ्री हो जाता है। तो नॉर्मली जो है सो डीएनए जो है वो सेल के अंदर होता है, बट वैसे सेल जो कि डीजेनरेट हो गए उसे हम लोग बोलते हैं, या उससे जो डीएनए डिराइव्ड हो गया या जो डीएनए सर्कुलेशन में आ गया उसे हम लोग बोलते हैं सेल फ्री डीएनए। तो वही लिखा हुआ है, दैट इज द सेल फ्री डीएनए इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड। राइट, ये यूजुअली जो है सो 200 बेस पेयर के अराउंड होता है। और जो ये सेल फ्री डीएनए होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपके मदर के ब्लड में। तो मदर के ब्लड में जो है सो आपको मिक्सचर मिलेगा, दैट इज मैटरनल डीएनए प्लस फीटल सेल फ्री डीएनए। राइट, और ये दोनों को ही हम लोग एनआईपीटी में एनालाइज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मदर और बेबी का डीएनए को हम लोग सेपरेट करेंगे। और दूसरी चीज, एनआईपीटी टेस्टिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो 100% डीएनए है उसमें से मिनिमम जो है सो 4% जो सेल्फ डीएनए हो वो फीटस से डिराइव्ड होना चाहिए। अगर 4% से कम होगा तो ये टेस्ट उतना सेंसिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस पिक्चर में, जैसे कि ये मदर का ये पार्ट जो है मदर का सर्कुलेशन है, या मदर का ब्लड है। उसमें जो है सो फीटस से जो है सो आपका ट्रोफो फीटस हो गया, फीटस का ये जो है सो प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा से जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है वहां से जो डीएनए है वो जा रहा है कहाँ पे, दैट इज इन द मदर्स ब्लड। और यहाँ पे जो है आपका दोनों मिक्स होकर के जा रहा है, और हम लोग वीनस से जब सैंपल लेते हैं तो जो है आपका दोनों ही डीएनए, दैट इज मैटरनल डीएनए एज वेल एज द सेल फ्री डीएनए फ्रॉम द फीटस। ठीक है, अब आता है कि एनआईपीटी टेस्टिंग कब कब करानी है। यूजुअली जैसे कि आप जाते हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट डुअल मार्कर लिखती है रूटीनली,
अल्ट्रासाउंड लिखती है स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अगर न्यूक्लियर थिकनेस ज़्यादा हो तो भी गायनिकोलॉजिस्ट को लगता है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है, तो डुअल मार्कर टेस्ट करवाया जाता है। जब आप डुअल मार्कर टेस्ट करवाएंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर अगले ट्राइमेस्टर में क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट करा रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं दैट इज NIPT। तो पहला लिखा हुआ है दैट इज एबनॉर्मल सीरम स्कैन, चाहे तो आपका डुअल पॉजिटिव हो या क्वाड्रपल पॉजिटिव हो, ठीक है, उस कंडीशन में NIPT हम लोगों को करवाना होता है। उसके अलावा मैटरनल एज ज़्यादा हो जाए 35 प्लस अगर होता है मैटरनल एज, उस कंडीशन में कराते हैं। कुछ हाई रिस्क IVF प्रेगनेंसीज है उसमें भी कराते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं कि प्रीवियसली अफेक्टेड प्रेगनेंसी, मान लीजिए पहले कोई बच्चा हो जिसमें कोई इस तरीके का कोई हिस्ट्री मिला हो, तो उसके लिए भी हम लोग NIPT कराते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का फैमिली हिस्ट्री है, उस कंडीशन में भी हम लोग NIPT को कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइमिंग पे आते हैं, तो यूजुअली जो है इसकी टाइमिंग है 10 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड हम लोग NIPT को कराते हैं, ठीक है। और NIPT को कराने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, 3 चीजें मिनिमम चाहिए। पहला हो गया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, राइट। दूसरा हो गया मैटरनल सीरम ब्लड, राइट। मैटरनल का जो वीनस ब्लड होता है वो लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 ml। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द पेशेंट्स कंसेंट फॉर्म। बिना कंसेंट के इस टेस्ट को हम लोग नहीं करते हैं, राइट। तो 3 चीजें जरूरी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, 10 ml मैटरनल वीनस ब्लड, उसके अलावा कंसेंट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग किस तरीके से इस टेस्ट को करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेल फ्री DNA को सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो सेल फ्री DNA होता है उसका हम लोग नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो CFDNA होता है उसका हम लोग नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग करते हैं टू चेक द वेरिएशन इन द फीटल जीन्स, राइट। उसके बाद एनिप्लोइडीज को हम लोग या बोलते हैं ट्राइसोमीज को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक रेफरेंस क्रोमोसोम है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा पेशेंट का या जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज का सैंपल आया उससे कंपेयर करते हैं और हम लोग एक लाइकलीहुड रेशियो निकालते हैं और उसके आधार पे रिपोर्ट को देते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है सो क्या हो सकता है, रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं हम लोग लो रिस्क और हाई रिस्क, राइट। इसमें प्रेजेंट करते हैं, आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें दो टर्म होगा, वन इज लो रिस्क, वन इज हाई रिस्क। अगर लो रिस्क है तो कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है नॉर्मल प्रीनेटल चेकअप्स उस तरीके से ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। बट मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है जिसका कि रिपोर्ट में आ गया हाई रिस्क, राइट। तो सबसे पहले तो उस पेशेंट का हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू जाएंगे, राइट। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का मतलब ये होता है अब जो है सो इनवेजिव टेस्टिंग की तरफ हम लोग जाएंगे, जिसमें कि हम लोग एमाइलोसेंटेसिस कर सकते हैं, कैरियोटाइपिंग करना पड़ेगा, या आपको कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग करेंगे। अगर नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग अगर हाई रिस्क की तरफ आ रहा है तो हम लोग इन्वेजिव टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, जो कि एक्चुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें कि आते हैं कौन कौन से टेस्ट, एमाइलोसेंटेसिस, CVS, कैरियो टाइपिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, एक तरीके से पेशेंट का रिपोर्ट है, तो इसमें 2 पार्ट में ये रिपोर्ट होता है, ठीक है। रिजल्ट समरी में पहला चीज लिखा होता है लो रिस्क और हाई रिस्क। तो आप जैसे देख सकते हैं इस पेशेंट के रिपोर्ट में लिखा हुआ है दैट इज लो रिस्क, तो यहाँ पे या तो लो रिस्क होगा या तो हाई रिस्क होगा। तो रिपोर्ट को पढ़ना कैसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट समरी में लिखा होगा दैट इज द लो रिस्क, राइट। लो रिस्क का बताएं, उसके बाद हम लोग को फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है सो नॉर्मली रूटीन चेकअप करते रहेंगे जिस तरीके से करते रहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ दैट इज द फीटल फ्रैक्शन। फीटल फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि सेल फ्री DNA कितना है मैटरनल ब्लड में, तो ये आपको लिखा हुआ है 7.4%, राइट। बोला था कितना मिनिमम होना चाहिए, 4% से ऊपर, तो आपका जो है 4% से ऊपर है दैट इज द 7.4%, दैट इज द फीटल फ्रैक्शन, या बोलेंगे सेल फ्री DNA इतना परसेंट है। तो मेनली जो है सो बताया 3 क्रोमोसोम के लिए टेस्टिंग है, 13, 18 और 21, और तीनों के लिए ही इसमें शो कर रहा है दैट इज लो रिस्क। उसके बाद जो है सो एक LLR स्कोर है। LLR स्कोर क्या होता है, तो LLR स्कोर जो है सो स्टैटिस्टिकली बोलते हैं इसको लॉन्ग लाइक्लीहुड रेशियो, फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द लॉन्ग लाइक्लीहुड रेशियो, राइट। लॉन्ग लाइक्लीहुड रेशियो क्या होता है, तो लॉन्ग लाइक्लीहुड रेशियो जो होता है वो एक वैल्यू होती है जिसको कि कैलकुलेट करते हैं NIPT टेस्टिंग के दौरान, जो कि बताता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी फीटस में होने के चांसेस कितने हैं। तो जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखा रहा है सारे के सारे किसमें है, माइनस में है, इसलिए ये रिपोर्ट क्या आया, दैट इज द लो रिस्क। बगल में आप देख सकते हैं हाई रिस्क का कट ऑफ, दैट इज ट्राइसोमी 21 कितना होता है, मोर देन 2.5 होता, तो ट्राइसोमी 18 कब होता, और ट्राइसोमी 13 जब मोर देन 3 होता, तो दैट इज द LLR स्कोर। LLR स्कोर इज लॉन्ग लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज ये पेशेंट के लिए नॉन इन्वेसिव है, रूटीन सैंपल से ही हम लोग इसका टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। मतलब कि नॉर्मली वेन से ब्लड निकालेंगे 10 ml और हमारा टेस्ट उसी से हो जाएगा। उसके अलावा 10 वीक के बाद ही इस टेस्ट को हम लोग कर सकते हैं, तो अर्ली टेस्ट रिजल्ट है। दूसरी चीज कि इसमें मिस कैरेज होने की चांसेस नहीं है, माइनोसेंटेंसिस ये सब में क्या है
माइन्यूट चांसेस सही, बट चांसेस हैं कि मिसकैरेजेस उन टेस्ट में हो सकते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि इसमें एन्यूप्लोइडीज जो है सो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 99.9% तक कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा डिटेक्शन रेट्स इसके हाइयर हैं और फॉल्स पॉजिटिव रेट्स कम है, राइट। ये याद रखना है, डाउन सिंड्रोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एन्यूप्लोइडीज है या बोले मोस्ट कॉमन एन्यूप्लोइडीज है, ये तीनों में से दैट इज द डाउन सिंड्रोम। अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाता है तो हम लोग उससे फर्दर एक्शन प्लान कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम लोग ये नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं, जो कि पेशेंट के लिए भी सही है क्योंकि इसमें इन्वेजन के चांसेस नहीं है। दूसरा चीज, मिस कैरेजेस 0% चांसेस हैं इस टेस्ट के कारण, ठीक है। तो गायनिकोलॉजिस्ट यूजुअली इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में ही प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। थैंक यू।